बारे में आज पढ़ना है। और हमारी जो प्रॉपर क्लास जुम्मतुल मुबारक वाले दिन होती है वो होते हैं पीपीएससी मॉडल पेपर को डिटेल के साथ पढ़ना। लेकिन क्योंकि हमारी नई क्लास मौजूद है साथ, इसलिए हम आज हमारा टॉपिक जो है, जो कल टॉपिक नहीं हुआ था वो आज टॉपिक होगा। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट चेक कर लें कि वाइट बोर्ड क्लियर है, आवाज़ ओके है। आप में से किसी बंदे ने कोई आवाज़ का इशू हो, अपनी वीडियो जो है मुकम्मल तौर पे आप ऑफ रखेंगे। अगर किसी बंदे को इशू हो तभी आप बता सकते हैं। आफ्टर पार्टीशन हिस्ट्री। देखें जी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऐसे ख्वाब से नहीं बना, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जो है बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, और कुर्बानियां देने के बाद पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। आफ्टर पार्टीशन हिस्ट्री के पीछे हम नहीं जाते, क्योंकि पीछे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पोस्ट पार्टीशन पार्टीशन, उसको हम बाद में पढ़ देंगे। और हमारा ये टॉपिक पाकिस्तान के ऊपर इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल पाकिस्तान स्टडी के ऊपर आफ्टर पार्टीशन के ऊपर आते हैं। ठीक हो गया। देखें जी, जब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का ओहदा था, गवर्नर जनरल का ओहदा 1858 में तब्दील करके वायसराय का रखा गया। लास्ट वायसराय जब पार्टीशन हो रही थी, कौन था बोला? उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या था बोला? ये लास्ट वायसराय। ठीक हो गया। और आप लोगों ने जो भी चीज़ तैयार करनी है ना, आपने प्रॉपर टॉपिक से तैयार करनी है, थ्योरी तैयार करनी है, उसके ऊपर बोलने की सलाहियत होनी चाहिए। आपके पास जब नॉलेज होगा तब आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, और तब आप जो है उसके ऊपर जो है आप ये काम कर भी सकते हो। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें आप। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान वायसराय बनकर बनकर आया। इसके जिम्मे ये काम था कि आपने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करना है। ओके, यहाँ पे बात क्लियर होगी। यहाँ पे जो सवाल इंपॉर्टेंट बने कि लास्ट वायसराय कौन था, कब आया यहाँ पर, और इसके जिम्मे क्या था। काम क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया को दो मुल्क बनाने हैं, यानी हिंदुस्तान के दो हिस्से करने हैं। दो हिस्से का मतलब है पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत मतलब है पार्टीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये आ जाता है, उसके बाद ये वहाँ पे वर्क करता है और पूरे मुल्क के अंदर जितने भी अहम तरीन शहर हैं उनके दौरे करता है, उसको चेक करता है, उसमें देखता है कि मुसलमान कहाँ पर हैं, हिंदू कहाँ पे ज़्यादा आबाद हैं। उसके बाद इसने एक प्लान तैयार किया जिसका नाम है 3 जून प्लान। 3 जून प्लान ऑफ पार्टीशन।
ये इसका प्लान था। इसके अंदर क्या चीज थी? इसके अंदर जनाब दो चीजें थी। इसके अंदर ये थी कि हम बर सगीर को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सब कॉन्टिनेंट, उर्दू में बर सगीर कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड इनटू टू कंट्री। इसको दो मुल्कों में तकसीम किया जाएगा। एक पॉइंट ये था। अब ये दो मुल्क कौन से होंगे? ये मतलब पार्टीशन का हिस्सा थी। नंबर 1 DOMINI, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान या डोमिनियन ऑफ मुस्लिम स्टेट, और इसी तरह DOMIN, डोमिनियन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टेट। ठीक है, डोमिनियन का मतलब होता है कि एक खुद मुख्तार रियासत, एक खुद मुख्तियार या एक मुकम्मल कंट्रोल करने वाली रियासत को कायम करना 3 जून प्लान का हिस्सा थी। ठीक हो गया? ये प्लान कौन सा प्लान बना? 3 जून वाला। ये प्लान बरतानिया की पार्लियामेंट को 14 जुलाई 1947 को भेज दिया। 14 जुलाई 1947 को यह भेजा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश किसको बोला? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद, अप्रूव का मतलब है कबूल, अप्रूव या पास होने के बाद, अप्रूव होने के बाद बरतानिया का बादशाह, उसका क्या नाम था भला? उसका नाम था किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज ने इस प्लान पर दस्तखत किए। कब, कौन सी डेट को किया बोला? 18 जुलाई को दस्तखत कर। ठीक हो गया? अब जनाब 18 जुलाई को उसने दस्तखत कर दिए, तो अब ये क्या बन गया? ये कानून बन जाता है कि जनाब अब जो 3 जून प्लान है वो क्या बन गया? जब उसके साइन के बाद अब ये 3 जून क्या बन गया? ये बन गया जनाब इंडिपेंडेंस एक्ट। ये क्या बन गया बोला? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। किसका बोला इंडिपेंडेंस एक्ट? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आफ्टर सिग्नेचर, साइन होने के बाद 18 जुलाई को वो साइन करते हैं। साइन होने के बाद ये वाला जो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बन गया। ठीक हो गया? इसके साइन होने के बाद फिर क्या हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हम पढ़ें पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में नहीं पढ़ रहे। देखिए जी, पाकिस्तान बनने के बाद आपको पता है कि बल्कि आप लोग सारे जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, सब कुछ है। लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं पता होगा। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हेड ऑफ कंट्री जो था ना, यानी सरबराह ममलिकत जो होगा ना, वो इंडिया का भी और वो पाकिस्तान का भी, वो किंग जॉर्ज होगा। ये वाला इस एक्ट में लिखा गया, इस एक्ट के अंदर लिखा गया कि जनाब इनका जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो किंग जॉर्ज ही होगा। ठीक हो गया? और ये सिर्फ अलामती सरबराह होगा, जस्ट अलामती सरबराह होगा। और ये जनाब याद रखिएगा कि इसकी जब डेथ हो जाती है तो इसके बाद मलका का नाम था, क्या नाम था मलका का? एलिज़ाबेथ। मलका एलिज़ाबेथ जो होती है इसकी सरबराह बन जाती है। और याद रखिएगा, जब तक पाकिस्तान का कानून नहीं आया, पाकिस्तान का कानून कब आया? पहला पाकिस्तान का कानून आया 23 मार्च 1956 में। तब तक ये जनाब किंग जॉर्ज के बाद मलका एलिज़ाबेथ रहती है। तो ये आपने इस बात का आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपको यानी आप लोग नोट कर लें कि पाकिस्तान की हेड ऑफ द स्टेट जो है
जो किंग जॉर्ज और मलका एलिज़ाबेथ जो हैं ये 1956 तक थी। उसके बाद पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट सबको डिफाइन किया गया, प्रॉपर कानून बनाया गया और पाकिस्तान का पहला कानून 23 मार्च 1956 को आया। तो उसके बाद पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट भी चेंज हुआ, कानून के मुताबिक पाकिस्तान का नाम भी चेंज हुआ, पूरा रखा गया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब देखें जनाब, इसने 18 जुलाई को साइन कर दिए कि जनाब इंडियन इंडिपेंडेंस जो पैक्ट है वो पार्टीशन प्लान का हिस्सा हो गया। अब जनाब क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त कहाँ पे थे? बम्बई में थे। क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना कब आते हैं भला कराची में? लिखें, क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना 7 अगस्त को कराची पहुंच गए। कराची क़यादत पहले घर कहाँ थे? पहले थे बम्बई में, पहुंच गए। उन्होंने 10 अगस्त, ये पेपर में सवाल आता है, 10 अगस्त 1947 को पहली कानून साज असम्बली का इजलास तलब किया। ये पेपर के अंदर अक्सर सवाल आता है कि क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने पहला इजलास असम्बली का कब तलब किया या उनकी सदारत में कब हुआ। तो ये अब आपने याद रखना है कि ये इजलास जो होता है क़यादत की ज़ेर सदारत जो है ये होता है जनाब 10 अगस्त 1947 को। ठीक हो गया। और 1945-46 के अंग्रेज़ों के दौर के इलेक्शन जो कराए गए थे, जो असम्बली मेंबर बने थे वो पाकिस्तान और इंडिया मतलब दोनों में थे। ठीक है, यानी 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के मुताबिक वही बंदे अगर वो इंडिया में हैं तो इंडिया की असम्बली में बैठेंगे, अगर वो पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की असम्बली में बैठेंगे। यानी अगर ये सवाल भी तो आ सकते हैं ना भाई, इलेक्शन तो हुए नहीं थे, असम्बली कैसे बैठ सकती है आप? तो लिहाजा 1945 और 46 में इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में जो मुसलमान थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बने तो वो जनाब पाकिस्तान की असम्बली का हिस्सा बन गए, और जो इंडिया के लोग थे वो इंडिया की असम्बली का हिस्सा हो गए। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को इस सवाल के ऊपर कोई कन्फ्यूज़न हो? एनीवन? क्लियर? अच्छा जी, अब जनाब ये असम्बली हो गई। 11 हमारी जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली होती है उसकी जो असम्बली के अंदर जो है आपको पता है कि टोटल जो यहाँ पे 10 अगस्त इजलास होता है। इस असम्बली ने क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली या फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कब बनाया? इस कानून साज को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस कानून साज असेंबली ने क़यादे आज़म को पहला स्पीकर, यहां पे आप क्या लिख लें? फर्स्ट, क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्पीकर। अच्छा जी, स्पीकर भी कह सकते हैं आप लोग, स्पीकर भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पूरा लिख लें। ठीक है, तो इस असेंबली के अंदर जनाब क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ऑन डेटेड 11 अगस्त 1947, क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त 1947 को पहले जनाब स्पीकर या प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए। ये सवाल भी पेपर के अंदर अक्सर आता रहता है। अक्सर आपने ये लिखा होगा जनाब कि पेपर के अंदर आप पढ़ते रहते होंगे
कि पाकिस्तान का पहला स्पीकर कौमी असम्बली कौन बनता है, तो आप क्या बनाते, भला हम कहते हैं मौलवी तमीदुद्दीन। तो मौलवी तमीदुद्दीन जो होता है, ये याद रखिएगा कि वो दूसरा स्पीकर होता है। ठीक है जी जनाब, इस पॉइंट के अंदर जो मैंने आपको लिखे हैं, अगर किसी बंदे को कोई चीज समझ ना आए तो भी बता सकते हैं। एनीवन? जी जनाब, आप में से किसी बंदे को समझ ना आए तो बता दें। कोई सवाल करना इसके ऊपर? आगे चलते हैं। क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना क़यादत के मतलब बनने के बाद मौलवी तमीदुद्दीन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के दूसरे स्पीकर बनते हैं। क़याद आज़म ने अपना पहला असम्बली का फर्स्ट स्पीकर जो है वो 11 अगस्त को मतलब उन्होंने हलफ भी उठाया। और यहाँ पे एक बड़ी अहम बात यह है कि क़याद मोहम्मद अली जिन्ना एज ए स्पीकर सेलेक्ट हो गए और उसके अंदर हमारी जो असम्बली होती है वो अप्रूव करती है। कब भला? वो भी 11 अगस्त को अप्रूव करती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बात क्लियर होगी। उसके बाद पाकिस्तान का जो है यहाँ पे 11 अगस्त को एक और काम भी होता है, और वो काम क्या होता है कि पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर होता है जिसका नाम है नवाबजादा लियाकत अली खान, वो असम्बली के अंदर पाकिस्तान का जो कौमी झंडा होता है, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, वो प्रेजेंट करता है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जनाब, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान के बहुत। ये या डेट लिख लें, 11 अगस्त को ये प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है उसके अबाउट अक्सर लोग जो है पढ़ते रहते हैं, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग होता है, तो आपने क्या करना है जनाब कि यहाँ पर हमारा जो झंडा होता है वो किस तरह बना होता है, ऐसे बना होता है। ठीक हो गया? ये तो हमारा वो हो गया ना, मतलब है जिसको हम डंडा कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने अवाम को दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा खैर, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं वाइट पार्ट, WHITE, वाइट पार्ट। और ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। एक हमारे पास यहाँ पे क्रेसेंट जिसे हम मून कहते हैं, ये बना होता है। और एक जनाब हमारे पास यहाँ पे जो है स्टार बना होता है। ठीक है, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाइट पार्ट जो है जनाब मिनोरिटी को जाहिर करता है, MINOROTY, मिनोरिटी मतलब अकलियत। पाकिस्तान में अकलियत के लिए जगह मौजूद है। ठीक है, डार्क ग्रीन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को, मुसलमानों की अक्सरियत को जाहिर करता है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास क्रिसेंट है ये कहते हैं जनाब लाइट एंड पराग्रेस। और ये जो हमारे पास स्टार है ये किसको कहते हैं? ये हमारे पास लाइट एंड नॉलेज, LED जी, नॉलेज। तो ये जनाब हमारे पास जो है ये नेशनल फ्लैग का प्रेजेंट किया जाता है। इसको नवाब लियाकत अली खान ने 11 अगस्त 1947 को प्रेजेंट किया, यानी पेश किया। इसका डिजाइन, जी जनाब बताइएगा, डिजाइन किसने बनाया था? अमीरुद्दीन KUWA कुदवाई ने डिजाइन बनाया। ठीक है, तो ये जनाब हमारे जो नेशनल फ्लैग होता है ये 11 अगस्त को क्लियर हो गया। नेक्स्ट 12 अगस्त आ गई।
अच्छा जी, 12 अगस्त 12 अगस्त 1947 को कानून साज असेंबली ने एक बिल पास किया, एक बिल पास किया जिसमें कैद आजम के नाम के साथ कैद आजम लिखा और पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये जो था मतलब चाहे सरकार हो, सरकारी इदारे हो, नीम सरकारी इदारे हो, हर जगह पे सरकारी कागजों पे खिताब होगा और कैद आजम को जो है यानी कैद आजम के नाम से पुकारा जाएगा। मोहम्मद अली की जगह कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये भी एक किस्म की मतलब है कि 12 अगस्त 1947 को ये जनाब इजलास किया गया। जी जनाब, समझ आ गई? एनीवन जिसको समझ आई हो? क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे हाँ और कुछ लिखे। 14 अगस्त 1947 तक लॉर्ड माउंट बैटन बैटन तक बैटन के पास मुकम्मल अख्तियार थे, मुकम्मल अख्तियार थे। कैद आजम मोहम्मद अली जनाब कैद आजम मोहम्मद अली जनाब जनाब एक मतलब कराची के अंदर असम्बली बैठती है और वहाँ पे कैद आजम ने जो है पहली कानून साज असम्बली वहाँ पे जगह एक बिल्डिंग सेलेक्ट की गई और वहाँ पे कानून साज असम्बली बैठी गई और वहाँ पे कैद आजम मोहम्मद अली जनाब ने हलफ उठाना था। नवाब ऑफ बहावलपुर, कैद आजम मोहम्मद अली जनाब नवाब ऑफ बहावलपुर बहावलपुर पंजम पंजम की कार, उसका नाम था क्या नाम था उस गाड़ी का यार, राइस के नाम से था, हाँ रोल राइस, ठीक है, ROLL रोल राइस। पंजम की कार रोल राइस पर हलफ उठाने आए, हलफ उठाने आए, ठीक है क्या? यानी बहावलपुर का जो नवाब था जिसने पाकिस्तान का पहला बजट भी कराने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि 1955 तक याद रखिएगा कि नवाब सादिक की बजट से तनख्वाहें मिलती थी सरकारी मुलाजमिन को। और ये बंदा जिसने बहावलपुर की पहली स्टेट थी, 565 स्टेट थी पूरे इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट, और 565 में से 13 पाकिस्तान के अंदर शामिल हुई। उन 13 में सबसे पहले नवाब सादिक ने ऐलान किया बहावलपुर को, और नवाब सादिक को इंडिया ने कहा था कि हम आपको पहला प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, आप हमें हमारे साथ अला करें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उन्होंने वफादारी निभाई। और नवाब सादिक की गाड़ी पे ने उन्होंने गाड़ी अपनी दी तोहफे में, और इस गाड़ी पे बैठ के कैद मोहम्मद अली जिन्ना एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, ठीक है, 14 अगस्त को पावर किसके पास है? लॉर्ड माउंटबेटन के पास। यहाँ पे ट्रांसफर पावर हो रही है किसके पास? कैद मोहम्मद अली जिन्ना के पास। और वो पास होती है और वो हलफ उठाते हैं और नवाब सादिक की गाड़ी पे आते हैं जिसका नाम था रूल राइस। तो ये भी पेपर में आ सकता है। आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट
15 अगस्त को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अब्दुल रशीद ने, पूरा नाम लिखिएगा, जस्टिस मियां अब्दुल रशीद ने दिया। ये भी पेपर में सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो भी जनाब जस्टिस अब्दुल रशीद थे। जस्टिस अब्दुल रशीद साहब जो है पहले चीफ जस्टिस लेते हैं, जो कि इनको सर अब्दुल रशीद के नाम से भी पुकारा जाता था। पाकिस्तान की जो स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं थी, बल्कि ये जो हमारी कोर्ट थी इसका नाम था चीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये लिहाजा हमारे पास जो है इसके बाद में स्टेट बैंक आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नाम रख दिया गया। 15 अगस्त को लियाकत अली खान ने पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। लियाकत अली खान से हलफ कैद आज़म लेते हैं और लियाकत अली खान 1923 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और इंडिया के इलाके करनाल के रहने वाले थे। तो ये बात आप तकरीबन अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म नवाब लियाकत अली खान 15 अगस्त को कैद आज़म को हलफ देते हैं। ठीक हो गया। 1923 में किस में शामिल हुए? AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए। ठीक है, इंडिया करनाल एक जगह है, इंडिया करनाल में पैदा हुए। ठीक है जनाब, एनीवन क्वेश्चन? अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैद आज़म लियाकत अली खान जो है, अक्सर स्टूडेंट जो है, बल्कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पाकिस्तान का कौन सा वो वजीर आज़म है जो सबसे ज़्यादा कुर्सी पे बैठा हो, यानी सबसे ज़्यादा अरसा जो है हुकूमत की हो? कौन सा वजीर आज़म है? जी जनाब, आप में से कोई भी बंदा बता सकता है। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, विच प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान हैज हाईएस्ट टेन्योर? किस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जनाब जो टेन्योर है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा अरसा गुजारा? यानी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पर ये पाकिस्तान आर्मी है, तो इन्होंने कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया प्रॉपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हालात है कि हमारे यहाँ जनाब जो हम बांग्लादेश के भी बहुत पीछे चले गए। जी जनाब, एनीवन, किसी को पता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ओके, गुड हो गया। और कोई? जी, समझ नहीं आ रही? देखिए जी, मैं आपको एक सवाल मतलब क्लियर करना चाह रहा हूं। अगर सवाल पेपर में ये आ जाए कि हु रूल्ड मोस्ट, मतलब रूल्स, यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसने सबसे ज़्यादा एज ए रूलर काम किया है, तो वो बनेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अगर वो ये सवाल पूछे कि मोस्ट सर्विस एज ए प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सबसे ज़्यादा काम किया है, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी बनते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लियाकत अली खान, सबसे पहले लियाकत अली खान का नाम लीजिए। लियाकत अली खान जनाब 15 अगस्त से लेकर
15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर को इनको शहीद किया जाता है 1951 तक। ठीक है, ये बनते हैं जनाब तकरीबन 4 साल प्लस 2 माह, 2 मंथ, ये बन गया ना। आगे देखते हैं, आगे जनाब जेड भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो याद रखिएगा कि 1957 में कॉमर्स के मिनिस्टर थे, वजीर तिजारत होते थे। ठीक है, किसकी कैबिनेट में बोला, और क्या नाम था उसका, जुनैद जोशाह। खैर इसके बारे में बात करेंगे। तो जुल्फकार अली भुट्टो एज ए रूलर बहुत ज़्यादा अरसा रहे हैं, इसलिए हमें सारा पता होना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप में इसका जो दौरानी है 14 अगस्त 1973 और एमरजेंसी पर कब नाफिज की जाती है, 7 जुलाई होता है ना। चले मैं ये बताता हूँ, 1977 वो जो लेता है, मतलब है मेरे ख्याल में जुलाई होता है। ठीक है, 7 जुलाई 1977। अब आप देखें तो यहाँ पर जनाब हमारे सामने 14, अगर अभी 1 महीना रहता है, 4 साल पूरे होने में 1 महीना रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 साल प्लस 11 मंथ। ठीक हो गया, तो लियाकत अली खान भी इससे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं ये जनाब बैठते हैं 25 मार्च को, 25 मार्च 2008 को, और इनको जनाब 15 पता नहीं 16 की जून होती है, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उतार दिया गया। ठीक है, अब आप इनका टेन्योर देखें यूसुफ रज़ा गिलानी का, तो इनका कितने मार गए, 4 साल हो गए पूरे प्लस 3 माह, 3 मंथ। तो जनाब ये पहले नंबर पर आ गया, ये दूसरे नंबर पर आ गया, और ये 3rd नंबर पर आ गया। जी जनाब, क्लियर होगी बात, ये बात क्लियर हुई है। एनीवन जिसको समझ ना आई हो जनाब। अच्छा जनाब, हम पढ़ रहे थे, जैसे एक सवाल हमने ऐड किया, बाकी ये सवाल हमारा बात का था, बट ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जुल्फकार अली भुट्टो को लगा के आ जाते हैं, ये सवाल गलत बन जाता है। तो लिहाजा अब आपको मैंने प्रॉपर उनकी टेन्योर के साथ बता दिया। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जनाब फर्स्ट कैबिनेट की, फर्स्ट कैबिनेट, पहली काबीना। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि पहली काबीना जो काबीना कोई भी होती है वजीर आजम के नीचे, अगर वजीर आजम की छुट्टी हो जाए तो काबीना रहती है, खत्म हो जाती है? एनीवन? काबीना भी खत्म हो जाते हैं, वो मिंबर असेंबली के मिंबर बंदे रहते हैं, असेंबली का कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो जो है मिंबर जो है एज ए वर्क, जिस तरह मिंबर चल रहे होते हैं वो वैसे रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म का चुनाव होता है, फिर वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से मिनिस्टर बनाता है। तो पहली कैबिनेट के अंदर जनाब हमारे सामने जो अहम तरीन ओहदे थे, प्राइम मिनिस्टर, ये सारा कुछ हम करते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म। नंबर 2 पर ये सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर को उर्दू में वाला क्या कहते हैं? वजीर खारजा। तो ये जनाब बनता है सर जफरुल्लाह खान, सर जफरुल्लाह खान, पहले फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान। यहां पर एक बड़ी अहम बात, पाकिस्तान 14 अगस्त को बनता है, 15 अगस्त को यह हलफ लेता है, और ये 15 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक यही बंदा फॉरेन मिनिस्टर रहता है पाकिस्तान का।
लेकिन उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर ये बाकायदा तौर पे अपना एक नस्र बनाता है फार्मेस्ट, जिसका नाम है सर ज़फ़रुल्लाह खान। तो पेपर के अंदर ये सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा कौन है, तो कौन क्या बनेगा बोला, ज़फ़रुल्लाह खान का नाम बनेगा। वैसे उन्होंने वो एक्टिंग था, तो एक्टिंग को कौन नहीं करते आप, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे जनाब नंबर 3 पे लिखेंगे लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वजीर कानून। ये बंदा वही वजीर कानून था जो 1946 की कैबिनेट का भी वजीर था, वजीर कानून। इस ये जनाब था, इसका नाम था जोगिंदर, JOGENDN, जोगिंदर नाथ, JOGEN, जोगिंदर नाथ मेंडल, MANDL। ये जनाब वजीर कानून होता है। ये 1940 की कैबिनेट में भी ये वजीर था, ठीक है। और इसके बंदे के पास याद रखिएगा 2 वजारतें और भी थी, एक था लेबर का वजीर था ये, और एक और क्या था बोले इसके पास, यही था, हाँ ठीक है, लॉ और लेबर, ये 2 बच्चे के पास, ठीक है। नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 पे लिखेंगे जनाब हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर, इसका नाम है राजा गजनफर, राजा गजनफर। नंबर 5 पे आप लिखेंगे जनाब कम्युनिकेशन, रेलवे और एंड हाईवे। उस वक्त मतलब थोड़ा सा नाम चेंज होता था, हाईवे। इसका जो वजीर था, इसका नाम था जनाब सरदार अब्दुल रब निश्तर, सरदार अब्दुल रब निश्तर। सरदार अब्दुल रब निश्तर ही जनाब पहला गवर्नर पंजाब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एक अहम सवाल, वजीर खजाना कौन था? जी जनाब, एनीवन? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, कौन बताएगा? अच्छा चलो यार, वो बंदा भी ब्यूरोक्रेट था, ठीक है। उसका नाम था गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद जो होता है ना, ये ब्यूरोक्रेट होता है, ब्यूरोक्रेट किसके कहते हैं? ये जो CSS करते हैं, वो करते हैं जनाब, PMS करके अफसर बनते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर है, सॉरी चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो गया, सेक्रेटरी हो गया, इसको वो कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमारी जनाब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बन जाती है। अब हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, अब ये चल रही है, ये किस कानून के मुताबिक चलेगी? ना तो हमारे पास 73 का कानून है, ना 56 का है, ना अभी तो हम स्टार्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, वो जनाब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, यहाँ पे आप लिखें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ruled under number first Indian Independence Act 1947, ठीक है। नंबर 2 इंडिया एक्ट 1935 का एक एक्ट था, इंडिया एक्ट भी कहते थे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कहते थे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसके तहत उन्होंने जनाब बनाया, पाकिस्तान को 2 कानूनों के तहत चलाया गया, और पाकिस्तान जनाब यहाँ पर जो है, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान जो है यहाँ पर इस कानून के मुताबिक अभी पाकिस्तान बन रहा है।
पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बनता है इसके बाद, ठीक है। 15 अगस्त को पाकिस्तान कैबिनेट बैठती है और 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान जो है 15 सितंबर को पाकिस्तान एप्लीकेशन सबमिट करता है यूएनओ के अंदर अपना मेंबर बनने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान बिकम, यहां पे लिखिएगा, पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूएनओ कब वाला बनता है? 30 सितंबर 1947 एज 53rd मेंबर, यानी जिस तरह टोटल उसके मेंबर जो हैं वो है 193। तो पाकिस्तान जब मेंबर बनता है तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो 53 है। 53 मेंबर बनता है पाकिस्तान जनाब यूएनओ का। और पाकिस्तान के साथ कोई और बंदा बताएगा कि जब पाकिस्तान मेंबर बना था एक और मुल्क भी मेंबर बना था उस वक्त? एनीवन? जब पाकिस्तान ये मेंबर बनता है, याद रखिएगा, वोटिंग होती है भाई, वोटिंग कराई जाती है कि जनाब इस मुल्क को मेंबर बनाया जाए या ना बनाया जाए, ठीक है। तो वोटिंग के अंदर क्राइटेरिया होता है। उसके अंदर एक मुल्क ऐसा भी है जिसने, जो मुसलमान है और मुसलमान होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया कि ये मुल्क नहीं, मतलब इसको हम मुल्क नहीं मानते। एनीवन? अफगानिस्तान जनाब मेंबर था जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की। अच्छा जी, अफगानिस्तान याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है 1947 में आज़ाद हुआ है, तो अफगानिस्तान 1921 में आज़ाद हुआ था और इसका पहला जो सदर था उसका नाम था अमानुल्लाह खान, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना। तो अफगानिस्तान जनाब जो है क्यों अफगानिस्तान क्यों ये नहीं चाहता था? क्योंकि अफगानिस्तान ये चाहता था कि ये जनाब जो है मुसलमान जो हैं ये कैसे चला सकते हैं, जहाँ पे तो जनाब सिर्फ अफगानी ही सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से आके इंडिया के ऊपर उन्होंने कब्जे किए, सब कुछ किया, तो लिहाजा ये इनका काम नहीं है। तो और वैसे भी बॉर्डर का इशू था और भी बहुत से मामला थे जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया, ठीक हो गया। तो जनाब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था मैंने यहाँ आपको बताया है। और मेरी जो क्लास जनरल नॉलेज वाली चल रही है इसको मैं स्क्रीनशॉट बनाता हूँ। मैं आपको जुम्मे वाला दिन जो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी लेक्चर देना होता है, ठीक है। तो हमारा आपको पता लेक्चर होता है, तो लिहाजा एक टेंस हम करेंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का। नौ बजकर 30 पे हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा अकाउंटिंग का, ठीक है। अच्छा जी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के अंदर हमने पहला जो टेंस था वो खत्म कर लिया था, ठीक है। पहला टेंस खत्म कर लिया था, उसके रूल मैंने आपको बता दिए थे। तकरीबन हर बंदे ही जनाब जिसको टेंस भी आते हैं, सारा कुछ एक्टिव वाइज भी आते हैं, पैसिव वाइज भी आते हैं। तो लिहाजा थोड़ा थोड़ा दोहराना होता है ताकि आप जो है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब आप खुद किसी ज़रूरत के तहत टेंस पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, फिर आपको आती है। अगर आप जो है पेपर की वजह से कर रहे हैं, लाइक दैट जी यूनिवर्सिटी में पेपर देना है या स्कूल में या किसी, तो उस वक्त याद नहीं होती। मास्टर कंप्लीट करने के बाद फिर बंदा अच्छी तरह याद कर लेता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको रूल बता दिए थे पैसिव वाइज एक्टिव वाइज के। आज हमारा टेंस नंबर 2 होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको उर्दू में हम कहते हैं फेल हाल जारी। फिक्र के आखिर में क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हो, ठीक है। मसलन अली क्रिकेट खेल रहा है, अली किताब पढ़ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो कराची जा रहा है, तो सो ये हमारे पास एक्टिव वाइज कहते हैं। इसको हम अली क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक्टिव वाइज क्या बनता है? एक्टिव वाइज। एक्टिव वाइज का फार्मूला क्या होगा? एक्टिव वाइज का फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर जनाब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब है जनाब इज है, एम है और आर है। इसके बाद आप लगाएंगे जनाब फर्स्ट फॉर्म जो होगी ना उसके साथ आईएनजी लगा दें, यानी आईएनजी मीन चौथी फॉर्म लगाए प्लस
ऑब्जेक्ट लगाए। अली क्रिकेट खेल रहा है तो क्या बन जाएगा, अली सब्जेक्ट है, अली एक है तो एक के साथ इज लगेगा। प्ले पहली फॉर्म होती है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अली प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, अली प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद हम बनाएंगे इसी का पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा, पैसिव वॉइस का फार्मूला ये होगा कि फार्मूले में अंदर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, दोनों मतलब रिप्लेस हो गए, ये इधर आ गया ये इधर आ जाएगा। प्लस आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक तो हमारे पास इज है, एम है, और है। प्लस किसी की तरफ होगा, प्लस होगा बीइंग का तरफ। प्लस जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, पैसिव वॉइस में ये चीज फिक्स होती है, हर टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म लगती है। प्लस बाई करेंगे प्लस सब्जेक्ट, खत्म। अगर हम इसी का बनाए, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट एक होती है, क्रिकेट इज बीइंग फार्मूले वाला। थर्ड फॉर्म प्ले की कौन सी बनेगी, प्लेड बनती है। बाई सब्जेक्ट कौन है, अली, तो अली यहां पर आ जाएगा, आराम से बन गया। क्या अली क्रिकेट खेल रहा है, एद बार लगा देंगे, एद अली प्लेइंग क्रिकेट, इधर क्या आ जाएगा, एद बार आ जाएगा, एद क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय अली। ठीक है जी जनाब, आप लोगों में से किसी बंदे को इस टेंस की समझ आए तो बता दें। हमारा ये मैंने कुछ असूल लिखवाए थे कि आपने जब पैसे वाइज बनाने हैं, जहाँ पे पी वी लिखते हैं, पी वी का मतलब है पैसे वाइज। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रिप्लेस करेंगे। ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को नया है। नंबर दो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बस ये दो असूल आपने याद रखते हैं कि आपने जब पैसे वाइज बनाना है तो थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब हर किसी के मैं लिखूंगा और आपको याद रहेंगे। जी जनाब, हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। आगे हमने क्लास लेनी है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग की क्लास कल 7:15 7:30 पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई कंप्लीट, तो उनको मैंने ग्रुप में ऐड किया है। तो बहरहाल आज उनकी भी फ्री क्लास है और पहली जीके क्लास भी पढ़ी थी। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को सवाल करना हो आज के लेक्चर के अबाउट, अभी आप बता दें। एनीवन, वॉल्यूम हमारा अनम्यूट है, आपने कोई सवाल करना तो आप भी पूछ सकते हैं।